अभी तक का सबसे ज़रूरी अभ्यास या पुस्तक जिस पर हम सबको अधिकतर लोग इसको छोड़ देते हैं, पूर्ण नहीं करा पाते, पर सबसे ज़रूरी ये पुस्तक है हमारा पर्यावरण, जो बेसिक शिक्षा परिषद में कक्षा 6, 7 व 8 के लिए प्रयुक्त होती है। प्रथम पेज पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 का में राज्य के नीतिक निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अर्थात कि हमारे संविधान में भी प्रकृति का, पर्यावरण का ध्यान रखा गया। शुरुआत होती है बच्चों के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, विद्यालय का नाम और पता लिखने के साथ। प्रकथन। अब हम आपको इसमें दिखाएंगे कि पूरे पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन कर रखा है। इसमें अप्रैल माह में बच्चों को कक्षा 6 को सिखाना है कि पर्यावरण को जाने, कक्षा 7 को प्राकृतिक संसाधन, जल का महत्व व उपयोग पढ़ाना है, सिखाना है, और कक्षा 8 में पर्यावरण संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र का महत्व। मई माह में जंतु और वनस्पतियों की पारस्परिक निर्भरता के बारे में चर्चा की जाएगी और कक्षा 7 के बच्चों को सिखाया जाएगा कि जल के विभिन्न स्रोत क्या क्या होते हैं। वहीं कक्षा 8 के बच्चों को खाद्य श्रृंखला व खाद्य जल, जून में ग्रीष्म अवकाश दिया गया है, जिसमें हम बच्चों को अप्रैल और मई में जो पढ़ाया गया है, सिखाया गया है पर्यावरण, उसी पर गृह कार्य देते हैं। जुलाई माह में प्राकृतिक संसाधन, सूर्य, जल कि कौन कौन से प्रकृति के द्वारा हमें संसाधन मिले हैं जिनका हम अपना उपभोग करते हैं, इसके विषय में कक्षा 6 को अध्ययन कराना है। कक्षा 7 में जल संचयन व पुनर्भरण हेतु व्यक्तिगत व सरकारी प्रयासों पर चर्चा करनी होती है। वहीं कक्षा 8 में जनसंख्या वृद्धि के कारण व प्रभाव। अगस्त माह में हमारे प्राकृतिक संसाधन में हम वायु, भूमि की बात की जाएगी। कक्षा 7 में वायु की आवश्यकता एवं महत्व की बात की जाएगी। कक्षा 8 में पर्यावरण प्रदूषण, कारण व प्रभाव की बात की जाएगी। सितंबर माह में अपशिष्ट का अर्थ व प्रकार। अपशिष्ट क्या होता है? कूड़ा, जिसे हम अपनी आम जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उसके क्या अर्थ होता है, उसका क्या प्रकार होता है। कक्षा 7 में वायुमंडलीय का गैसीय संगठन व जलचक्र की प्रक्रिया के बारे में बात होगी। कक्षा 8 में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय व किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा होगी। अक्टूबर माह में अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिट्टी व इसकी उपयोगिता। कक्षा 8 में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, जल, ज्वारीय व बायोमास, कि कैसे हम इन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वहीं नवंबर माह में अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, जो कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका निस्तारण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में कक्षा 6 में अध्ययन कराया जाता है। कक्षा 7 में वृत्त का महत्व व वन का महत्व व उपयोगिता। अनवकरणीय ऊर्जा के स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दिसंबर माह में द्रव अपशिष्ट का उचित निस्तारण, वन जीवों का संरक्षण, इको फ्रेंडली तकनीक व सतत विकास। जनवरी माह में गैसीय अपशिष्ट, विलुप्त प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण व निवारण। कक्षा 8 में आपदाएं व इनका प्रबंधन। फरवरी माह में अपशिष्ट प्रबंधन व व्यक्तिगत व सरकारी प्रयासों के पर चर्चा होगी। कक्षा 7 के लिए मानव पर्यावरण संबंध और कक्षा 8 के लिए आपदा संबंध व आपदा प्रबंधन और पर्यावरणविद व पर्यावरण कैलेंडर भी बनाया जाएगा। मार्च माह में पूरा अभ्यास, जो भी हमने इन गत माहों में सीखा गया, उनकी पुनरावृत्ति का कार्य किया जाएगा और वही मार्च माह के अंतिम सप्ताह में वार्षिक परीक्षा होती है। हमारा पर्यावरण से उच्च प्राथमिक स्तर में इसके शिक्षण के परिणाम क्या होंगे कि अगर हम इनको अध्ययन कराते हैं बच्चों को, छात्रों को, तो उनको किस किस प्रकार की समझ विकसित होगी। पहली जो समझ विकसित होगी वो विकसित होगी मानव जीवन व पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता पर चर्चा करवाते हैं।
दूसरी प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण को उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं। जंतुओं और वनस्पतियों में पारस्परिक निर्भरता का वर्णन करते हैं कि ये जंतु और वनस्पति में क्या समानता है और ये एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं। प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल, वायु, सूर्य व मिट्टी को उपयोगिता को बताते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर आपस में चर्चा करते हैं। अपशिष्ट के बारे में बताते हुए ठोस, द्रव व गैसीय अपशिष्टों की सूची बनाते हैं। जैविक व अजैविक कचरे को पहचानते हुए उन्हें अलग अलग कूड़ेदान में डालते हैं। व्यक्तिगत व आसपास के स्थानों की स्वच्छता हेतु चर्चा करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनका उचित निस्तारण करते हैं। अपने दैनिक जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता को उपयोग में लाते हैं। विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों जैसे डिब्बा, बोतल, अखबार आदि से उपयोगी सामान बनाते हैं। जल की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए जलीय जंतुओं के बारे में बताते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों का नाम बताते हुए जल संचयन के महत्व व विधियों पर चर्चा करते हैं। जल संचयन एवं पुनर्भरण हेतु किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों के महत्व को स्पष्ट करते हैं। चित्र के माध्यम से जल चक्र में होने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। चिकनी, बलुई, दोमट आदि मिट्टी को पहचानते हैं और फसलों के उत्पादन में इनके महत्व की व्याख्या करते हैं। मिट्टी के अंदर रहने वाले जीवधारियों का नाम बताते हैं। वनों से होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए अपने परिवेश में पौधारोपण करते हैं। इसके साथ साथ हम उनके लर्निंग आउटकम्स में कि उनके अधिगम परिणाम में ये भी पता कर पाएंगे कि जैव विविधता व उसके संरक्षण के महत्व व उपायों पर चर्चा करते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य अभयारण्यों के माध्यमों महत्व को बताते हैं। पर्यावरण में मानव के हस्तक्षेप को स्पष्ट करते हुए पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में सहयोग करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र व सजीव निर्जीव घटकों में अंतर स्पष्ट करते हैं। खाद्य जल को रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हुए ऊर्जा के प्रवाह की व्याख्या करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण व इसके दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों के बारे में बताते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं। अनवीकरणीय स्रोतों की सीमित उपलब्धता को समझते हुए इसके संरक्षण में सहयोग करते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के महत्व को स्पष्ट करते हैं। इको फ्रेंडली तकनीक का उपयोग करते हैं। सतत विकास एवं संसाधनों के संरक्षण को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न उपायों के बारे में बताते हैं। प्राकृतिक व मानव जनित आपदा की सूची बनाते हैं। आपदा प्रबंधन के विभिन्न उपायों पर समूह में चर्चा करते हैं। पर्यावरणविदों के चित्र को पहचानते हैं और उनके योगदान का वर्णन करते हैं। विभिन्न पर्यावरण दिवस को मनाए जाने के औचित्य को स्पष्ट करते हैं। इसी को हम देखेंगे और समझेंगे कि हमारी जो विषय सूची बनाई गई है कक्षा 1, 6, 7, 8 के लिए, कि कक्षा 1 में हम जानेंगे पर्यावरण को जानें, 2 में हमारे प्राकृतिक संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन एवं उसका निस्तारण, पाठ 4 में जल, पाठ 5 में जल संचयन एवं पुनर्भरण, मिट्टी और वायु, वन एवं वन्यजीव, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरणीय प्रदूषण, कारण एवं प्रभाव, पर्यावरण असंतुलन, मानव हस्तक्षेप का परिणाम, जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण, ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास, आपदाएं एवं उनका प्रबंधन, पर्यावरणीय संदर्भ। 96 पन्नों की ये पुस्तिका है जिसमें पूर्ण प्रयास किया गया कि बच्चे अपने आसपास के पर्यावरण को समझ सकें और जान सकें, और उसे बच्चों को पता होता है पर उसको होने के साथ साथ उसका अर्थ, उसको उनकी उपयोगिता के आधार पर उनको जोड़ना, यह इस पुस्तक का कार्य है। और उनको एक ऐसी बोलचाल की भाषा, क्योंकि बोली और लिखित भाषा में काफ़ी अंतर है, बोली को हमें भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए पुस्तक का पाठन अत्यंत आवश्यक है।